यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए जी, तो आज सीए इंटर और फाइनल का रिजल्ट आया नवंबर 23 अटेम्प्ट का। रिजल्ट की पासिंग परसेंटेज क्या थी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ग्रुप 1 की जो परसेंटेज थी, पासिंग परसेंटेज, वो लगभग 16 से 17% के आसपास रही। ग्रुप 2 की जो पासिंग परसेंटेज है वो आई थिंक थोड़ी कम रही। एक मिनट को, ग्रुप 2 की जो पासिंग परसेंटेज है वो रही आपकी, वो ज़्यादा थी, वो 19% के आसपास रही। और बोथ वाले बच्चों की जो पासिंग परसेंटेज है वो रही लगभग 9 से 10% के आसपास। तो रिजल्ट एक एवरेज रिजल्ट है, एक एवरेज रिजल्ट है, ना बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत ज़्यादा लो है, एक एवरेज रिजल्ट है जो आना चाहिए। इतना ही रिजल्ट आना चाहिए, इतना ही रिजल्ट आया है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट का रिजल्ट एक एवरेज रिजल्ट इस बार आया। बहुत सारे बच्चे पास कर गए, बहुत सारे बच्चे फेल कर गए। ठीक है, सबसे पहले जो भी बच्चे आज पास हो गए, चाहे एक ग्रुप निकला हो चाहे बोथ ग्रुप निकला हो, बेहद कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस उनके लिए। उनकी मेहनत आज सक्सेसफुल हो गई। बोथ निकले तो यू आर नाउ सीए फाइनलिस्ट। तो फाइनल की जर्नी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिन लोगों ने भी एक एक ग्रुप निकाल लिया है उनका बस जस्ट 2 पेपर्स दूर है। ग्रुप 1 अगर आपने निकाल लिया तो 2 ही पेपर अब आपको देने हैं मई 24 में, ऑडिटिंग का और एफएम का। ठीक है, तो बस 2 पेपर दूर है और आपके ऊपर भी टैग लग जाएगा सीए फाइनलिस्ट का। तो बेहद कॉन्ग्रेचुलेशन, दिल से खुशी होती है जब कोई बच्चा पास होता है। लेकिन हाँ, जब कोई बच्चा रुकता है तो दिल से उतना ही दुख भी होता है। सीरियसली, जब बच्चे रुकते हैं ना, जब बच्चे बताते हैं सर नहीं बन पाया, एग्रीगेट में रह गया, किसी पर्टिकुलर पेपर में रह गया, तो दिल से दुख होता है। ठीक है, अब कोई बात नहीं, क्या करें। देखो, एफर्ट सब लगाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि एफर्ट नहीं लगाते, एफर्ट सब लगाते हैं। कई बार हमारे एफर्ट में थोड़ी कमी रह जाती है, कई बार हमारी स्ट्रैटेजी जो हम बनाते हैं वो फेल हो जाती है, स्ट्रैटेजी काम नहीं आ पाती, और कई बार हमारी किस्मत भी साथ नहीं देती। एग्जाम निकालने के लिए आपकी किस्मत का साथ देना बहुत जरूरी है। ठीक है, होता है ना कई बार कि भाई अभी ये अटेम्प्ट मेरे लिए नहीं था, लिखा नहीं था मेरा क्लियर होना, तो आप नहीं हो पाए। ठीक है, बट मेहनत सब कोई बच्चा करता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, सब कोई बच्चा मेहनत करता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं फेल होने के पीछे बच्चे की थोड़ी बहुत कमियां जरूर होती हैं। उन सब के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूं, प्लस आगे आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। वीडियो पूरी अंत तक देखनी है। एक तो सबसे पहली बात, रिजल्ट नेगेटिव आया। देखो, मैं जो बातें करूंगा वो सिर्फ उनसे बात करो जो नहीं क्लियर कर पाए, उनसे ही मेरी मेनली बात होगी। जो लोग क्लियर कर गए हैं वो तो बल्ले बल्ले हैं जी। एक बार क्लियर करने वालों को बोल देता हूं, भाई जो लोग बोथ ग्रुप्स निकाल गए हैं, भैया फाइनल की जर्नी, अब अपनी फाइनल की आर्टिकलशिप ढूंढो, अच्छी स्किल्स एनहांस करो और अच्छी आर्टिकलशिप ढूंढो, और फाइनल की तैयारी में फिर उसके बाद आप लगना, धीरे धीरे करके अपनी फाइनल तैयारी करना। आर्टिकलशिप जरूर करनी है, ये ध्यान रखना, आपको आर्टिकलशिप जरूर करनी है। आर्टिकलशिप में कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, अच्छी जगह से आर्टिकलशिप ढूंढने की कोशिश करना। ठीक है, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। और जो लोग भी एक एक ग्रुप निकाल के बैठे हैं, फर्स्ट ग्रुप जिनका क्लियर हो गया है उनको अब अपना ऑडिटिंग और एफएम का तैयारी करनी है। और आई होप बच्चों ने क्लासेस शुरू कर दी होगी, तो चिल आउट हो गए, अपना ऑडिटिंग और एफएम की तैयारी करो। और जो लोग भी ग्रुप 2 निकाल बैठे हैं, ग्रुप 1 जिनका नहीं हुआ, तो अब ग्रुप 1 में आपको अकाउंटिंग तो देना नहीं है, क्योंकि ग्रुप 2 में आपका एडवांस अकाउंटिंग क्लियर हो गया, अकाउंटिंग नहीं देना। आपको टैक्स और लॉ का पेपर देना है, तो टैक्स और लॉ की तैयारी करो और अच्छे से आप अपना उसको भी तैयार करके चलो, आराम से हो जाएगा। मई 24 में आपका आराम से हो जाएगा। नए स्टडी मैट के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, आईसीआई से नया स्टडी मैट ऑर्डर करो और पढ़ना शुरू करो। ठीक है, नाउ मैं यहां पर जो बात करने वाला हूं उन बच्चों से बात करने वाला हूं जो आज हो गए हैं सर क्या फेल, जिनके हाथ में कुछ भी नहीं आया, जिनके हाथ में कुछ भी नहीं आया, हाथ में इस समय कुछ भी नहीं आया, एक भी ग्रुप उनके हाथ में नहीं आया। अब सर इनका क्या? देखो, पहली बात तो दुख होता है, नो डाउट दुख होता है। मेहनत करते हो, उसका रिजल्ट नहीं मिलता, दुख होता है। आपसे ज्यादा दुख आपके पेरेंट्स को होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो उनकी है ना, आपके एफर्ट है, आपने अपना टाइम लगाया, आपने अपने एफर्ट लगाए, लेकिन उन्होंने मनी लगाई, उन्होंने पैसा लगाया, तो उनको भी दुख होगा। लेकिन बस क्या होगा, वो अपना दुख बयान नहीं कर पाएंगे। आप लोग अपना दुख निकाल दोगे रोकर, घर वालों से थोड़ा सा लड़ झगड़ कर,
अपने दोस्तों से लड़ झगड़ कर आप अपना दुख बयान कर दोगे, लेकिन आपके पेरेंट्स अपना दुख बयान कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनको ऐसा फील होता है इस समय कि भाई मैं किसी को फेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि रिश्तेदार वगैरह सब पूछेंगे कि भाई क्या रहा रिजल्ट, वो कितने को बार बार क्या बोलेंगे कि मैं फेल हो गया, बच्चा फेल हो गया, बच्चा फेल हो गया। वो जो बोलता है ना इंसान कि मेरा बेटा फेल हो गया, मेरी बच्ची फेल हो गई, दिल पे पत्थर रख के वो लाइन बोली जाती है। ठीक है, तो प्लीज अगला अटेम्प्ट आप अपने पेरेंट्स को समर्पित कर दीजिए और अपनी तरफ से, मेरा तो ये मानना है, देखो आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाओ पहले तो 100%। अगर आपके एफर्ट 100% नहीं होंगे ना तो बात नहीं बनेगी। आपको पूरा 100% आप अपनी तरफ से जी जान झोंक दो, अपनी तरफ से कहते हैं ना जी जान झोंक दो, अपनी तरफ से पूरे 100% एफर्ट लगा लो, क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो गए ही होगे। ठीक है, अच्छी गाइडेंस साथ में रखो, अच्छी मेंटोरशिप, एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। अब मेंटर कोई भी हो सकता है, आप किसी फैकल्टी को अपना मेंटर बना सकते हो, भले उससे पढ़े हो या ना पढ़े हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं, आप मुझसे चाहे पढ़े हो या ना पढ़े हो, तो आप मुझे अपना गाइड, अपना मेंटर भी चूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेंटर वो होना चाहिए जो आपको मोटिवेट रखे हमेशा, जो आपको अच्छी गाइडेंस दे। अगर मेरे पास कोई बच्चा आता है तो मेरा पूरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसको अच्छी गाइडेंस दूं, मैं अच्छी तरीके से उसे क्या करूं, गाइड करूं, मैं अच्छी तरीके से उसे समझाऊं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे हर चीज मैं बिल्कुल सही बता दूंगा उसे, भाई कई बार मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन आई एडमिट, मैं एडमिट करूंगा उस चीज को कि हाँ ये मेरी तरफ से गलती थी, इस पे आप कहीं और आप सलाह ले सकते हो, कहीं और आप वर्कआउट कर सकते हो। लेकिन हाँ मेरी ड्यूटी बनती है कि जो मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूं वो अच्छी और जेन्युइन गाइडेंस होनी चाहिए, उसमें मेरा भी कोई भी पर्सनल मोटिव उसमें नहीं होना चाहिए। ऐसा मेंटर आपके पास हो जो अनबायस्ड होकर आपको क्या दे, गाइड करे, उसका अपना कोई पर्सनल उसमें मोटिव छुपा ना हो। क्योंकि इस समय देखो सबका बिजनेस है, सही बताऊं, जितने भी फैकल्टीज है इंक्लूडिंग मी, सबका बिजनेस है, क्योंकि सबको पैसा कमाना है, तो कैसे भी करके पैसा कमाना है। क्लासेस सेल करते हैं भी, क्लासेस सेल करके पैसा कमाना है, ठीक है, नो डाउट, भाई हमारा बिजनेस है, हमें ये चीज करनी है। लेकिन मेंटर वो होना चाहिए जो आपसे किसी भी तरीके का उसका खुद का पर्सनल मोटिव ना हो, वो आपको खुले दिल से क्या करे, गाइड करे। ऐसा आप लोग मेंटर चूज करो, क्योंकि मेंटर एक बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है आपका कोई फैकल्टी ही मेंटर हो, आपका कोई दोस्त हो सकता है मेंटर जो क्लियर कर चुका है, उसको आप मेंटर अपना बना सकते हो। अपने सिबलिंग्स को, अपने बड़े भाई बहन को मेंटर बना सकते हो, अपने पेरेंट्स को मेंटर बना सकते हो, किसी को भी आप मेंटर बना सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप उससे कनेक्टेड हो, वो बंदा आपको मोटिवेटेड रखे और उसका पर्सनल कोई भी मोटिव ना हो आपके मेंटरशिप देने में। बात समझ में आ रही है मेरी? ओके, नाउ सिचुएशन इस समय क्या है कि किस टाइप के बच्चे हो सकते हैं जो फेल करेंगे। देखो इस समय जो बच्चे बैठेंगे ना वो होंगे जिन्होंने एक ग्रुप दिया था, ग्रुप 1 दिया था, ठीक है, बट नहीं हुआ। ओके, जिन्होंने बोथ दिए थे, बोथ दिए थे, एक भी नहीं हुआ। ग्रुप 1 दिया था नहीं हुआ, बोथ दिए थे एक भी नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने दिया ही ग्रुप 2 था लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, नॉट क्लियर। हाँ ऐसे जरूर हो सकते हैं जिन्होंने बोथ दिए थे, एक हो गया एक रह गया, उनके लिए तो फिर बढ़िया भाई, आगे के लिए प्लानिंग मैंने बताई दी, उनसे मैं इस समय बात भी नहीं कर रहा क्योंकि उनके जो 2 ही पेपर है वो और अपना आराम से तैयारी करते रहो। इस समय बात हो रही है उन बच्चों से जिनके हाथ में भी इस समय कुछ भी नहीं है, जिनके हाथ में इंटरमीडिएट का कुछ भी, एक भी ग्रुप हाथ में नहीं है। तो उसमें हो सकता है कि बच्चा ग्रुप 1 दिया था नहीं हुआ, बोथ दिए थे एक भी नहीं हुआ, ग्रुप 2 दिया था नहीं हुआ, ग्रुप 1 भी पेंडिंग ही है अभी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहली मेरी सलाह रहेगी आपसे, पहली मेरी सलाह रहेगी, अब आपको मई 24 में गाइस बोथ ग्रुप्स की देने हैं, बोथ ग्रुप्स की आप लोगों को देने चाहिए। मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं कि 2 बोथ ही दो, सिंगल मेरे को आज तक, सही बताऊं पता नहीं है मेरा पर्सनल चॉइस है या क्या है, मेरे को कभी भी आज तक सिंगल ग्रुप पसंद ही नहीं आया, क्योंकि मैंने अपने टाइम में भी हमेशा बोथ ही दिए हैं, चाहे रुका भी हूं लेकिन तब भी बोथ ही दिए और बोथ ही निकाले। तो मेरा ये मानना होता है कि आप लोगों को हमेशा बोथ ग्रुप्स की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि बोथ जाओगे ना तो बोथ में भले ही पासिंग परसेंटेज कम है लेकिन आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है,
क्यों बढ़ जाती है? देखो बोथ में फायदे हैं, बोथ में सेट ऑफ आपका हो जाता है। बोथ में ये होता है कि भाई आप बोथ में ना, आपको शुरू से पता होगा कि मेरे को बोथ 6 पेपर पढ़ने हैं, या पहले 8 होते तो 8 पेपर पढ़ने हैं। अकॉर्डिंगली आप मेहनत डबल करोगे, मेहनत डबल करोगे तो कुछ ना कुछ आपके हाथ में आता ही आता है, एक ना एक तो निकलता ही निकलता है। तो यू शुड टारगेट दिस टाइम बोथ ग्रुप्स, कि बोथ आपको निकालने ही निकालने हैं। बोथ का पूरा पूरा टारगेट लेकर आप लोग को क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। बात समझ में आ रही है मेरे को? बिल बताइए जी, बात समझ में आ रही है? ओके। और इस समय तो आसान है बोथ ग्रुप क्लियर करना। क्यों? क्योंकि देखो आपके बोथ ग्रुप में पेपर कौन कौन से हैं? आपको पढ़ना है अकाउंट्स, जिसे हम एडवांस अकाउंट्स बोलेंगे, एडवांस अकाउंट्स बोलता हूं मैं, अकाउंट्स वर्ड ही खत्म कर देता हूं, एडवांस अकाउंट्स। देन यू हैव लॉ, देन यू हैव टैक्स, ये ग्रुप 1 के सब्जेक्ट हो गए। देन यू हैव कॉस्ट, ऑडिट, FMSM, ये ग्रुप 2 के सब्जेक्ट हो गए। अब इसमें से जो भी बच्चा एक ग्रुप दे चुका है या बोध भी दे चुका है, देखो अगर तो आप बोध दे चुके हो तो आप सारे पेपर पढ़ चुके हो, एक बार सारे पेपर आप पढ़ चुके हो, तब भी आपकी स्ट्रैटेजी जो मैं बताऊंगा वो सेम ही रहेगी। लेकिन अगर आपने एक ही दिया था, एक में भी आप मेरी बात समझो ना ध्यान से, आप ये 4 पेपर तो पढ़ ही चुके हो ना, ऑलरेडी स्टडीड। भाई अकाउंट्स, मैं ये नहीं कहूंगा अकाउंट्स आपने पूरा पढ़ लिया है, लेकिन हाँ आधा भी नहीं कह सकता मैं, 40% तो आप अकाउंट्स पढ़ चुके हो, क्योंकि 60% आपको नया पढ़ना पड़ेगा, नो डाउट। तो 40% आप अकाउंट्स पढ़ चुके हैं। लॉ में कोई ऐसा चेंज नहीं है, लॉ पढ़ चुके हैं आप, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज होगा वो आप देख लेना, मैनेज कर लेना। टैक्स कोई सही चेंज नहीं है, अमेंडमेंट जरूर आ सकते हैं लेकिन कोई ऐसा कोर्स में चेंज नहीं है। कॉस्टिंग इंटरनल छोटा मोटा चेंज होगा, लेकिन ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है। तो ये 4 पेपर तो आप कर ही चुके हो ना, एक बार ये 4 पेपर तो गाइस आप लोग कर चुके हो ना। आपको जो बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना है वो एक तो ऑडिट पढ़ना है और एक FMSM पढ़ना है, ये 2 ही पेपर तो आपको बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ने हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपको अकाउंट्स भी पढ़ना पड़ सकता है, थोड़ा बहुत आपको अकाउंट्स भी पढ़ना पड़ सकता है। तो दिस शुड बी योर प्लानिंग कि मेरे को बोथ ग्रुप्स लेकर चलने हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे बच्चों ने ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू कर भी दी होंगी, ठीक है। नहीं भी करी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कर देना शुरू, बोथ के लिए ही प्लान करके चलो इस बार। और उम्मीद है कि अगर आप मेहनत करोगे, जी जान लगाओगे, आप आराम से बोथ निकाल दोगे। इंस्टीट्यूट की ये बहुत अच्छी बात है कि अब वो रिजल्ट टाइम पे निकालते हैं, पहले तो रिजल्ट ही डिले आते थे, अब तो टाइम पे रिजल्ट निकलता है। तो अगर मैं आपके पास इफेक्टिव डेज आपको बोलूं कि इफेक्टिव डेज आपके पास है कितने हैं, जैसा आपको पता है कि भाई आपके एग्जाम डेट क्या आ गई है, एग्जाम डेट आपकी रिलीज हो गई है और एग्जाम में आपका 2 मई से स्टार्ट हो रहा है भाई, 2, 4, 6 आई थिंक 12 या 13 तक एग्जाम चलेंगे, आई थिंक टिल 13 मई तक चलेंगे एग्जाम। अगर आप देखना चाहो तो मैं यहां पर आपको दिखा भी देता हूं, वेट अ सेकेंड। CA इंटर एग्जाम डेट 2024, देखो 2 मई से स्टार्ट हो रहा है, देखो 2, 4, 6, 8, 10 और लास्ट पेपर में आपके पास 2 दिन का गैप है 13, ठीक है। वो बीच में कोई फेस्टिवल आ रहा होगा तो 2 दिन का गैप है। तो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 13 पे आप लोगों के क्या हो रहे हैं, ये एंड हो रहे हैं जी, ठीक है। तो ये आपकी एग्जाम डेट आ भी गई है, ठीक है। अब आपके पास इफेक्टिवली टाइम कितना बचा है, अगर आप टाइम की बात करोगे तो टाइम कितना बचा है, टाइम अवेलेबल, थोड़ा कैलकुलेशंस करते रहा करो, टाइम अवेलेबल कितना है। देखो जनवरी के आज हो गई है 9 तारीख, 31 दिन होते हैं जनवरी के, एक एक दिन एक एवरी सिंगल मिनट इज प्रीशियस फॉर यू, ये ध्यान रखना, एक एक मिनट आपके लिए इस समय बहुत कीमती है। डोंट वेस्ट टाइम, स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लान बनाओ। जनवरी के इफेक्टिवली आपके पास अगर आप जाओगे तो मोटा मोटा 20 दिन पकड़ के चलो, 20 डेज। फेब लो जी, लीप ईयर है इस बार, 29 दिन हो गए, ठीक है जी। मार्च 31 डेज, तो आपके पास कितने दिन है, देखो आज मैं 9 तारीख को वीडियो बना रहा हूं, आप ध्यान से देखना, अगर और आप 2-3 दिन खराब कर दोगे ना तो वो वेस्ट है। अभी मेरी किसी बच्चे से बात हो रही थी, वो कहता है कि सर मैं 2-3 दिन बाद शुरू करूंगा। मैंने कहा भाई क्यों 2-3 दिन बाद क्यों शुरू करूंगा, सर अभी मन नहीं कर रहा। मन तो कभी नहीं करेगा भाई, पढ़ाई है, पढ़ाई का तो मन कभी करता ही नहीं, और रिजल्ट नेगेटिव आने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करता पढ़ने का, ठीक है। तो 2-3 दिन कुछ नहीं लगाने आपको, ठीक है। अब आप रिलैक्स हो चुके हो लगभग, टाइम इस समय क्या हो रहा है, इस समय हो रहा है 4:30,
और आप और 1-1.5 घंटे बाद ये वीडियो देखने लग जाओगे, तो 6 बजे भी लगा लो, आप देखते हो तो गाइस 6 बजे ही पढ़ना शुरू कर दो, 7 बजे ही पढ़ना शुरू कर दो, तो आज का भी दिन आप 3-4 घंटे पढ़ के उठना, इफेक्टिवली यूटिलाइज करो अपने एक एक दिन को। तो 20 दिन, 29 दिन और 31 दिन, तो ये मोटा मोटा आपके पास कितने दिन हो गए? 80 डेज आपके पास। अरे बाप रे बाप, 80 डेज मार्च तक लगाए हैं मैंने। फिर उसके बाद अप्रैल पूरा, अप्रैल के 30 दिन अलग, ये मैंने सर अलग इसलिए कर दिए, ये मैंने रिजर्व डेज डाले, रिजर्व डेज, क्योंकि इसमें मान लो थोड़ा बहुत आपको यहां पर मान लो 5-10 दिन आपको और ऐड करने पड़ जाए तो आप कर देना, ठीक है जी। प्लस इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको रिवीजन करनी है, फाइनल रिवीजन, जिसे फाइनल रिवीजन बोलेंगे, फाइनल रिवीजन करनी है, प्लस मॉक टेस्ट देने हैं। इस बार टेस्ट पे बहुत ध्यान देना, इस बार टेस्ट पे बहुत ध्यान देना। बच्चे टेस्ट ही नहीं देते, एग्जाम देने जा रहे हैं बिना टेस्ट के, बिना टेस्ट के भाई पास हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो टेस्ट पे पूरा पूरा ध्यान देना है इस बार। टेस्ट सीरीज सर कहां से ले? टेस्ट सीरीज हमें यही नहीं पता लगता टेस्ट सीरीज कहां से ले। जिस टीचर से आप पढ़े हो उनकी ही टेस्ट सीरीज आप लो, उनको बोलोगे सर मुझे टेस्ट चाहिए। आई होप हर टीचर आपको टेस्ट देगा, हर टीचर आपको टेस्ट देगा, कुछ ना कुछ वो आपको चैप्टर वाइज भी देगा, मॉक टेस्ट भी देगा, तो अब वो अपीयर करो। इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट दो, इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूट में जाकर भी दे सकते हो आप। अगर आप ऑफलाइन देना चाहो तो ऑफलाइन जाकर भी दे सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन भी दे सकते हो, लेकिन 2 इंस्टीट्यूट के टेस्ट। तो टेस्ट पे बहुत अच्छे से इस बार ध्यान देना है, टेस्ट जरूर देना है, ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट के, ऐसे नहीं कि सिर्फ अकाउंट प्रैक्टिकल, बच्चे क्या करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के टेस्ट देते हैं, थ्योरी के देते ही नहीं है। टेस्ट देने आपको हर सब्जेक्ट के, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थ्योरी हो, टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरीवन इन ऑर्डर टू क्लियर योर एग्जाम। एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास 80 दिन है, भूल जाओ सब कुछ और अपने मिनिमम 12 आवर्स की स्टडी मुझे चाहिए ही चाहिए, 12 आवर्स की स्टडी मुझे चाहिए चाहिए। तो इससे 12 से मल्टीप्लाई करें तो 960 आवर्स बनते हैं आपके पास। कितने बनते हैं? 960 आवर्स। अगर मैं इसमें 10 दिन मतलब 4-5 दिन और जोड़ लूंगा तो अप्रोक्सीमेटली यू हैव कितना 1000 आवर्स। अरे बाप रे बाप, कितने घंटे आपके पास? 1000 घंटे हैं आपके पास। क्या 1000 घंटों में आप अपना सी इंटरमीडिएट नहीं निकाल पाओगे क्या? बोलो जी। सर बिल्कुल निकाल लेंगे। 1000 घंटे, 1000 घंटे में तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाएगा। जो अचीव करना चाहे इंसान वो अचीव कर सकता है, 1000 घंटे मिल जाए उसे तो आपके पास क्या है? 1000 घंटे है, ठीक है। तो 1000 घंटे में तो सारा बहुत कुछ कर सकते हो, करने वाला बच्चा होना चाहिए, ठीक है। नाउ प्लानिंग किस तरीके से करके चले? सर शुरुआत कैसे करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, शुरुआत कैसे करूं? प्लानिंग। और मैं क्या मदद करने वाला हूं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो प्लानिंग फॉर मई 24। अच्छा, अगर कोई फ्रेश बच्चा देख रहा हो जिसका मई 24 में पहला अटेम्प्ट है, वो भी ये वीडियो देख सकता है, उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट ही रहेगी वीडियो, उसके लिए भी प्लान डिस्कस हो जाएगा। प्लानिंग फॉर मई 24। अब आपको क्या करना है? देखो मैं आपको ये बोलूंगा, आपको एक प्लान बनाना चाहिए और प्लान में आपको टिल कब तक? टिल अगले 15 डेज का टाइम पीरियड लेके चलो। 15 डेज मतलब आज हो गई है लगभग, आप 20 जनवरी के आसपास, 20 से 22 जनवरी तक आप टाइम पीरियड लेकर चलो। और 20 से 22 जनवरी में आपको 2 पेपर खत्म करने हैं। 15 दिन के अंदर अंदर आपको 2 पेपर खत्म करने हैं। कौन कौन से? कॉस्टिंग का एंड लॉ। कॉस्टिंग एंड लॉ, क्योंकि इसमें कोई एज सच खास चेंजेस नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत आप स्टडी मटेरियल वगैरह देख लेना, हल्का फुल्का लॉ में मेरे ख्याल से कुछ एडलेस है, वो आप स्टडी में देख लेना, कंपेयर कर लेना, आराम से हो जाएगा। यू आर स्मार्ट इनफ यार। आप हर चीज में भी ये मत देखोगे कि मुझे कहीं से कोई गाइडेंस मिलेगी, कहीं कोई कुछ बता देगा तो ही मैं कर पाऊंगा। यू आर स्मार्ट इनफ। स्टडी मटेरियल नया ऑर्डर कर दो, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो तब तक, और ऑर्डर कर दो। ऑर्डर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्टडी मैट रेफर करो, इंस्टीट्यूट का सबसे बढ़िया है स्टडी मैट इस समय, ठीक है। तो स्टडी मैट रेफर करो और पुरानी जो आपके पास बुक्स वगैरह हैं उससे कंपेयर करते हुए चलो और देख लो क्या चेंजेस वगैरह है। लॉ और कॉस्टिंग में मेरी बात हुई थी जैसे सर से, तो एज सच कोई खास चेंजेस नहीं है। हल्का फुल्का इंटरनली कुछ चेंज होगा तो होगा, तो वो आप पढ़ते पढ़ते आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि क्या कुछ चेंज है या भी या नहीं है। थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करा करो,
थोड़ा स्मार्ट रहा करो, एक्टिव रहा करो, हर चीज में ना हर चीज को चेक करते रहा करो, ठीक है। ये मत सोचा करो कहीं से कुछ बताएगा, कहीं से कुछ आएगा तो ही मैं कुछ करूंगा, नहीं भाई, सब करियर आपका है, हर कोई बताएगा अपने टाइम के हिसाब से बताएगा। अब कल को तुम मुझे बोलोगे सर मेरे को ये चीज बता दो, तो गाइस मैं अपने हिसाब से तो बताऊंगा, मैं अपने टाइम के हिसाब से तो बताऊंगा, जब मैं अवेलेबल होऊंगा तभी तो बताऊंगा। लेकिन आपको करियर तो आपका है ना, तो आपको खुद ही पहले एफर्ट लगाने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं, हम अपने एफर्ट नहीं लगाते, हम सीधा किसी ना किसी से पूछने लग जाएंगे, फैकल्टी से पूछने लग जाएंगे, दोस्तों से पूछने लग जाएंगे, सब अपने हिसाब से ही बताएंगे भाई, सब अपने लाइफ में बिजी होते हैं तो सब अपने हिसाब से टाइम निकाल के बताएंगे। लेकिन करियर आपका है तो आपको खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको खुद ही पहले मेहनत करनी पड़ेगी, पहले खुद ही उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। नहीं निकल रहा फिर गाइडेंस आपके पास मिल जाएगी कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो 20-22 जनवरी तक आपको अपना कॉस्टिंग और लॉ निपटाना है। ये मैं देखो प्लानिंग इस तरीके से बता रहा हूं कि आपके पास एक दिन में देखो टाइम पीरियड कितना अवेलेबल होता है, यहां मैं लिख रहा हूं टाइम, एक दिन में हम कैसे 12 घंटे निकाले। देखो इसमें से 8 घंटे तो आपको देने हैं ग्रुप 1 को। अच्छा ग्रुप 1 में इंक्लूडिंग कॉस्ट आएगा, इंक्लूडिंग कॉस्ट, ग्रुप 1 इंक्लूडिंग कॉस्टिंग का पेपर बोल रहा हूं मैं। और 4 घंटे में आपको 2 ही पेपर दे रहा हूं मैं, ऑडिट एंड एफएम, ठीक है। ये ग्रुप 2 के पेपर हैं तो इनको ना आप ऑल्टरनेट चलाते रहो, ऑल्टरनेट डेज पे ऑडिट और एफएम चलाते रहो, क्योंकि ये आप फ्रेश पढ़ रहे होंगे। देखो जो बोथ ग्रुप्स पढ़ चुका है पहले ही, उनके लिए भी सेम स्ट्रेटजी है, सबके लिए सेम स्ट्रेटजी है इस समय, ठीक है। तो 4 घंटे ऑडिट और एफएमएसएम आप पढ़ते चले जाओ, दिन के 4 घंटे रिजर्व कर दो कि मेरे को ऑडिटिंग और एफएमएसएम करना है, कि भाई हफ्ते में 3 दिन ऑडिटिंग करनी है, 3 दिन एफएमएसएम करनी है, संडे को रिवीजन करना है, संडे को रिवीजन करना है, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंगली प्लान करके चलो कि 4 घंटे मेरे को ग्रुप 2 के 2 पेपर पे लगाने हैं, ऑडिटिंग और एफएमएसएम, ऑल्टरनेट डेज पे चलाते रहो। और 8 घंटे आपको ग्रुप 1 पे देना है, क्योंकि भाई जो नए कोर्स में ग्रुप 2 का कॉस्ट है वो आप पहले ही ग्रुप 1 में पढ़ के आ चुके हो, तो उसमें आपका इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना आपका ऑडिट और एफएमएसएम जो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो उसमें लगेगा, ठीक है। तो ऑडिटिंग और एफएमएसएम 4 घंटे लगाते रहो, और ग्रुप 1 इंक्लूडिंग कॉस्ट वो आप आराम से अपना करते चले जाओ, ठीक है। तो 20 से 22 जनवरी कॉस्टिंग और लॉ को दे दो, और अच्छे से आपका ये फर्स्ट रिवीजन है, दिस इज योर फर्स्ट रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन कॉस्टिंग और लॉ निपटा दी, ठीक है जी। अब लगभग 22 या 23 जनवरी जब भी आप स्टार्ट करोगे, वहां से लेकर अगले 15 दिन, अगले 15 दिन, अगले 15 दिन का मतलब क्या हुआ, आप लगा लो जनवरी के 7 और 10, 10th ऑफ फेब तक, 10 फेब तक आप लोगों को अकाउंट्स एंड टैक्स खत्म कर देना चाहिए, आप लोगों को अकाउंट्स एंड टैक्स खत्म करना चाहिए। सर अकाउंट्स तो हमने तो ग्रुप 1 का ही पढ़ा है, ग्रुप 2 का तो पढ़ा ही नहीं, तो यहां पर मैं यहां पर स्पेसिफिकली आपको बोल रहा हूं ओनली ग्रुप 1 टॉपिक्स, ओनली ग्रुप 1 टॉपिक्स। कल आपके पास ना एक वीडियो आएगी ट्रांजिशन बैच से रिलेटेड, कल मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा ट्रांजिशन बैच से रिलेटेड, कि मैं आपकी किस तरीके से इसमें मदद करने वाला हूं अकाउंट्स के ट्रांजिशन फेज से रिलेटेड, कि भाई जो अकाउंट्स में जो आपने ग्रुप 1 में पढ़ा है, ग्रुप 2 में जो आपके नए टॉपिक्स हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़े, और जो कुछ नई और चीज़ें ऐड हुई है जो किसी ने भी नहीं पढ़ी हैं, उसके लिए मैं क्या आप लोगों की मदद करने वाला हूं, मैं क्या कुछ क्लासेस कुछ बैच वगैरह आप लोगों के लिए लॉन्च करने वाला हूं। तो उसका जो ट्रांजिशन बैच है वो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन 10 फरवरी के बाद, तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको क्या करना है, ग्रुप 1 के जितने भी अकाउंट्स के टॉपिक थे, अकाउंट्स में आपने क्या क्या पढ़ रखा था, देखो ब्रांच अकाउंट्स आपने पढ़ रखा था, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने पढ़ रखा था, और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज आपने पढ़ रखा था, इंट्रोडक्शन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस आपने पढ़ रखा था, फ्रेमवर्क का चैप्टर आपने पढ़ रखा था, 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने पढ़ रखे थे, AS1, AS2, AS3, AS अपना 10, 11, 13, 16, ये सब आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ रखे थे। तो ये सारी चीजें आपको अपनी 10th फेब तक निपटा देनी है। और टैक्स, देखो मैंने यहां पर ना टैक्स बड़ा हैवी सब्जेक्ट है, और अकाउंट्स का कम ही टॉपिक्स हैं आपके पास, तो आप आराम से मैनेज कर लोगे टैक्स और अकाउंट्स, ठीक है, क्योंकि टैक्स में टाइम लगता है, टैक्स में बहुत कुछ है, अकाउंट्स थोड़ा कम रहेगा, तो आप अकॉर्डिंगली मैनेज करोगे। ये जो मैं 8 घंटे आपको दे रहा हूं ना ग्रुप 1 के लिए, इसको डिवाइड कर लेना 4 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में 3 घंटे लगा रहे हो, किसी में 5 घंटे लग रहे हैं आपके,
तो अकॉर्डिंगली प्लान करके चल सकते हो, लेकिन 8 घंटे ग्रुप 1 के सब्जेक्ट में आपको देने ही देने हैं, ठीक है। और ग्रुप 2 के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोगों को 4 घंटे में ऑडिट और एफएमएसएम, ये तो भैया आप ऑल्टरनेट डेज पे चलाते रहो, और इसकी जो क्लासेस ही चल रही होंगी इसकी तो ऑब्वियसली आपके पास, तो क्लासेस से आप इसको कवर करते रहो, साथ साथ थोड़ा बहुत रिवाइज भी करते रहो। भाई 2 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे की सेल्फ स्टडी होगी, तो साथ साथ आपका ये कवर होता चला जाएगा। तो ये 10th फेब तक आपकी पहली रिवीजन पूरी हो जाएगी, समझो मेरी बात। 10 फरवरी तक आपकी पहली रिवीजन पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम सेकंड रिवीजन स्टार्ट करेंगे आफ्टर 10th फेब। हम सेकंड रिवीजन स्टार्ट करेंगे। इसमें जो आपका अकाउंट्स होगा तो वो तो आप मेरे साथ ही कर लेना, अकाउंट्स होगा वो तो मेरे साथ ही कर लेना, क्योंकि अकाउंट्स में आपको नए टॉपिक्स पढ़ाऊंगा मैं उसमें, ठीक है। कैसे कराऊंगा, क्या कराऊंगा, उसकी आपकी डिटेल वीडियो कल आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, उसको आप रेफर करना तो आपको पता लग जाएगा। और एक टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम होगा, उसके नोट्स वगैरह भी मैं शेयर करता रहूंगा साथ साथ, तो वो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करके रखना। तो अकाउंट्स की जो सेकंड रिवीजन होगी ना, जिसमें आपके नए टॉपिक्स भी होंगे, वो मेरे साथ चलेगी आपकी। तो मैं एक ना 10th फरवरी के आसपास मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो एक और बनाऊंगा, जिसका कुछ टाइटल रहेगा कि भाई लास्ट कितने दिन बचेंगे, आई थिंक 60-70 डेज बचेंगे, तो उसकी स्ट्रैटेजी वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी लेकर आऊंगा। लेकिन पहले अभी आपको क्या करना है, अभी आपको 10 फरवरी तक एक रिवीजन निपटानी है। डोंट वेस्ट टाइम, बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करना, टाइम है ही नहीं, वेस्ट क्या करोगे। आपको 10 फरवरी तक 4 पेपर, कॉस्टिंग, लॉ, अकाउंट्स और टैक्स, ये आपको एक बार रिवाइज करके रखने हैं। कॉस्टिंग पूरा, लॉ पूरा, टैक्स पूरा, अकाउंट्स में वही टॉपिक्स जो आपके ग्रुप 1 वाले थे, बस जो ग्रुप 2 के नए वाले टॉपिक्स होंगे वो मैं बैठा हूं, उसके लिए आप टेंशन मत लो, वो मैं बैठा हूं। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो उसके लिए मैं बैठा हूं आपके साथ। बात समझ में आ रही है। और बाकी ग्रुप 2 के जो आपके ऑडिट और एफएमएसएम है, ये आपके चल ही रहे हैं, ये आप अकॉर्डिंगली चलाते चले जाओ, बस टेंशन नहीं लेनी गाइस, टेंशन मत लिया करो। ठीक है परेशानी होती है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। हमें हर जंग से, हर दिक्कत से, हर मुसीबत से लड़ना आना चाहिए। ये मुसीबत आ गई ना हमारे सामने, हमारा क्लियर नहीं हुआ, इससे लड़ना है हमें। इसको अगर अपने ऊपर हावी होने दे दिया ना आपने, वो मुसीबत अगर आपके ऊपर हावी होगी ना, तो गाइस बहुत परेशान रहोगे, फिर डिप्रेशन जैसे फेज में चले जाओगे। हमें क्या करना है, हमें फाइट बैक करना है, हमें उठना है कि कोई बात नहीं, मुसीबत है, मैं मुसीबत को भी तोड़ने वाला हूं, मैं मुसीबत के लिए भी पहाड़ हूं, मैं उसके लिए फाइट बैक करूंगा। तो फाइट बैक करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये पॉइंट हो गया। नाउ कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखो। सर इस समय हम कहां से पढ़ें, हमारे पास तो नया कुछ मटेरियल ही नहीं है, तो नया मटेरियल ICAI का मटेरियल ऑर्डर करो, ठीक है। और जो मैंने आपको चैप्टर सब्जेक्ट्स बताए हैं, उसमें जो आपके पुराने मटेरियल है वो भी तो काम आएंगे ही ना भाई। जहां पर नो चेंजेस, जहां पर कोई भी चेंजेस नहीं है, उसके लिए आप ओल्ड मटेरियल भी रेफर करो, वो थोड़ी ना बदल जाएगा। लेकिन ICAI का न्यू वाला मटेरियल ऑर्डर कर दो, नहीं तो डाउनलोड करके प्रिंट करा लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय। और इस समय हर सब्जेक्ट में MCQs भी हैं, तो ICAI की जो चैप्टर वाइज MCQs होते हैं ना, वो साथ साथ सॉल्व करते रहो। बाकी अकाउंट्स के MCQs वगैरह के लिए मैं जल्दी कुछ प्लानिंग करूंगा आप लोगों के साथ, कुछ वीडियोस वगैरह उसके लिए भी डिस्कशन वीडियोस बनाऊंगा, तो सही अकाउंट्स के MCQs की भी, तो उसकी आपको नहीं टेंशन लेनी बिल्कुल भी। लेकिन MCQs तभी हो पाएंगे जब आप अपना कॉन्सेप्ट पक्का कर लोगे। तो पहले तो कॉन्सेप्ट पे जाओ, पहले तो कॉन्सेप्ट को कवर करो, क्योंकि MCQs 30 मार्क्स का है, 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव है। तो पहले 70 नंबर तो अपने हाथ में रखो, क्योंकि 70 नंबर पे कमांड अच्छी होगी ना, तो वो 30 में से भी मैक्सिमम आप कवर कर जाओगे। नहीं तो बच्चे परेशान है, एंड तक क्या रहते हैं, MCQs तो हुए नहीं, MCQs तो हुए नहीं। भाई साहब 70 नंबर पे अच्छी कमांड रख लो, वो MCQ आपके हाथ में अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड ही तो MCQs होंगे, ठीक है। तो ये आपको मटेरियल अपने पास रखना है, नए वाला, और जो भी ओल्ड मटेरियल जहां पर कोई चेंजेस नहीं है तो वो मटेरियल रेफर कर सकते हो। पुराने RTP, PYQ, MTPs एज इट इज एप्लीकेबल हैं, वो भी आप रेफर करो, कोई भी चेंज नहीं है, वो आप रेफर करो बेफिक्र होके, ठीक है। ओके, और इसके साथ साथ कुछ बातें ध्यान रखो, प्लीज डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर दो, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कर दो। इस समय सबसे भयंकर डिस्ट्रैक्शन पता क्या है, वो है आपका मोबाइल फोन।
इसको बिल्कुल 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 पढ़ाई के समय बंद कर दो मोबाइल फोन को, क्योंकि मोबाइल फोन बहुत टाइम वेस्ट करता है। मोबाइल फोन में वही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब चीजें बिल्कुल टाइम वेस्ट करती है। अच्छा, हम तो यूट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहानेबाजी शुरू हो जाएगी कि हम तो, हमारे लिए तो यूट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेक्चर्स देखते हैं। अपने पेरेंट्स के फोन में देख लो, यूट्यूब सबके फोन में है, तो अपने पेरेंट्स के फोन में देख लो, लेकिन आपका खुद का फोन नहीं होना चाहिए आपके पास, अपने लैपटॉप में देख लो यूट्यूब, ठीक है। लेकिन मोबाइल फोन बिल्कुल जब आप पढ़ रहे हो बिल्कुल स्विच ऑफ कर दो। मैंने आपको टाइम पीरियड क्या दिया, एक शेड्यूल बनाओ अपना, अच्छा एक बढ़िया सा शेड्यूल बनाओ। मैंने आपको बोला कि भाई आपको लगभग 12 घंटे पढ़ना है मिनिमम, ये मिनिमम है, इससे ऊपर भी लेके जा सकते हो। अब वो 12 घंटे कब पढ़ना चाहते हो वो आपके ऊपर है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं मॉर्निंग स्टडी, प्रेफर मॉर्निंग स्टडी। पिछले टाइम में भी बच्चे कहते हैं कि सर हम तो नाइट करेंगे, तो नाइट करेंगे। बेटा मॉर्निंग स्टडी पे आ जाओ, अगर पास होना है ना मॉर्निंग में उठ के पढ़ो। मॉर्निंग में उठने का शेड्यूल बना लो, 4 बजे 5 बजे, 4-5 बजे उठो, बहुत अच्छी है बेटा, 4-5 बजे उठो। मान लो चलो अभी ठंड का टाइम है, मैं 4 भी नहीं बोलता, मैं बोलता हूं 5 बजे उठो, ठीक है। अपना फ्रेश हो, उठते ही अपना फ्रेश हो, एक ब्लैक कॉफी पियो, थोड़ी बॉडी की एक्सरसाइज करो, हल्का फुल्का आधे घंटे का स्ट्रेचिंग करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, वर्कआउट करो 30-40 मिनट्स का, और स्टिक अपना 6 बजे पढ़ने बैठ जाओ। और मार्क माय वर्ड्स, सुबह सुबह की पढ़ाई जो होती है ना, सुबह 6 बजे अगर आप पढ़ने बैठे हो तो आप नॉन स्टॉप, सुबह इतना एक्टिव रहता है ना इंसान कि सुबह नॉन स्टॉप आप 10 बजे 11 बजे तक आराम से पढ़ सकते हो बिना रुके। बीच में ब्रेकफास्ट जरूर ले लेना, खाली पेट कुछ नहीं करना। तो सुबह 6 बजे से लेकर 10-11 बजे तक आप नॉन स्टॉप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी 4 से 5 घंटे की नॉन स्टॉप स्टडी सुबह सुबह होनी चाहिए, समझो मेरी बात, ठीक है। तो सुबह सुबह आपने 4-5 घंटे दे दिया, फिर उसके बाद अगर आप 11 बजे तक भी आप पढ़ रहे हो, 5 घंटे की अभी आपने स्टडी दी, तो 12 में से 5 गए 7 घंटे, ठीक है। नहीं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 11 बजे तो भाई साहब वो सो के उठते हैं। अब दुनिया जब सो के उठ रही होगी ना 11 बजे, आप अपनी 5 घंटे की स्टडी निकाल चुके होंगे। अब आपके पास कितने घंटे बचे, 7 घंटे बचे। 7 घंटे में आप क्या करोगे? अगर आप देखो बीच में कहीं क्लासेस वगैरह भी जाते हो तो थोड़ा बहुत उसका प्लानिंग कर लेना, क्योंकि अगर हो सकता है आपको जैसे ग्रुप 2 की कोई क्लास वगैरह आप ले रहे हो तो अकॉर्डिंगली आप प्लान करके चलना। उसके बाद जैसे आपने 11 बजे आप उठे तो 11 बजे से लेकर आपने 1 बजे तक का रेस्ट कर लिया, 12:30-1 बजे तक का रेस्ट कर लिया। फिर अगली शेड्यूल आपने 1 से लेकर 4 बजे तक का या 5 बजे तक का आपने एक स्लॉट निकाल दिया 3 to 4 आवर्स का, ठीक है। 4-5 घंटे सुबह, 3 से 4 घंटे ये, तो लगभग आपके 8 to 9 आवर्स कवर हो गए। कितने कवर हो गए यहाँ पर? 8 to 9 आवर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 1-1.5 घंटे का रेस्ट लिया। फिर उसके बाद रात को लगभग आप 7 बजे से लेकर 9 बजे या 10 बजे तक का आप एक स्लॉट निकालो, फाइनल स्लॉट लगभग 3 घंटे का। तो इस तरीके से आप अपना 12 घंटे पढ़ सकते हो। और क्योंकि आपको सुबह 5 बजे उठना है तो आपको 10 बजे पढ़ने के बाद आप अपना 10:30 11 लास्ट अपना गो टू स्लीप, सो जाओ। मार्क माय वर्ड्स, अगर आप ये शेड्यूल फॉलो करोगे ना, यू विल डेफिनेटली पास, आप पास हो जाओगे। हमारा शेड्यूल क्या रहता है, आप लोगों का शेड्यूल क्या रहता है? 11-12 बजे आप लोग सो के उठते हो, फिर आपको क्लास जाना है तो आप वहां क्लास, मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना, 11-12 बजे आप सो के उठोगे, नहाओगे धोगे खाओगे पियोगे, फिर आपको जहां क्लास में निकलना है आप उस क्लास के लिए चले जाओगे। क्लास खत्म होते होते आप 4-5 बजे घर पहुंचोगे, रास्ते में भी खाते पीते अपना 4-5 बजे तक घर पहुंचे। अब देखो आधे से ज्यादा दिन चला गया, शाम के कितने बजे रहे? 5, और 5 बजे तक आपने क्या किया? आप 2 घंटे की क्लास लेकर आए हो जी, या आप घर पे भी कोई वीडियो क्लास भी देख रहे हो तो भी आपने 4 बज जाएंगे 5 बज जाएंगे, आपने क्या देखा होगा? 2 घंटे की एक वीडियो क्लास देखी। अब आपके पास टाइम ही कहां बचा? अब आप रात आपके पास है तो आप लेट नाइट लगे रहोगे, और लेट नाइट बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। मेरा ये मानना है लेट नाइट बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि लेट नाइट आप मोबाइल फोन में लग सकते हो, किसी से बातें कर सकते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो, लेकिन अर्ली मॉर्निंग थोड़ी ना करोगे। अर्ली मॉर्निंग थोड़ी ना किसी को आप अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह पे या अपना जो भी आप यूज करते हो सोशल मीडिया ऐप, मैं तो इतना यूज भी नहीं करता ना, मुझे पसंद है ये सब चीजें, ठीक है। तो सुबह सुबह थोड़ी ना ये सब चीजें करने लग जाओगे, सुबह मन भी नहीं करेगा, सुबह आपका खुद ही मन करेगा अरे फोन को हटा साइड में, अपना पढ़ाई कर लेते हैं। तो गाइस प्रेफर मॉर्निंग स्टडी। अभी ठंड का टाइम है तो अब 5 बजे उठोगे, अभी आपको तकलीफ होगी,
तकलीफ होगी, बहुत दिक्कत आएगी आपको 5 बजे उठने में, लेकिन ठंड का टाइम है, उठो, हैबिट पड़ जाएगी। फिर धीरे धीरे जब गर्मी आने लग जाएगी, क्योंकि आपका एग्जाम अब सीधा गर्मियों में होगा, मई में एग्जाम होगा, भरी गर्मी में, गर्मियों आने तक आप इस 5 को 4 बजे भी करने लग जाओगे, और रात को जो 11 बजे आप सो रहे हो, 10:30 11 बजे, आप 10 बजे भी लास्ट सोने लग जाओगे। इस तरीके से पढ़ाई होती है सीए की, इस तरीके से आप लोगों को सीए की पढ़ाई करनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? बताइए जी, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आप फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी दिक्कत आती है तो मैं एक नंबर दे देता हूं आपको, मेरा पर्सनली नंबर है ये 9717175748, ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना, व्हाट्सएप कर लेना। कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके की आपको आती है, चाहे आप मुझसे पढ़े हो या ना पढ़े हो, मैं बिल्कुल भी इस मामले में, मतलब मैं किसी भी तरीके का एक सेल्फिश नहीं हूं कि भाई आप पढ़े हो तो ही मैं आपको जवाब दूंगा। आप मुझसे नहीं भी पढ़े हो ना, आप किसी से भी पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स दूंगा। हाँ, रिस्पॉन्स कई बार थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन मिलेगा जरूर, इसकी गारंटी है। रिस्पॉन्स मिलेगा जरूर, इसकी गारंटी है। थोड़ा लेट जरूर हो जाएगा, लेकिन रिस्पॉन्स मिलेगा जरूर, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और अपनी प्लानिंग करो और अपना शुरू कर दो, अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, पढ़ाई अपनी, ठीक है। आज से ही अपनी कॉस्टिंग और लॉ उठाओ। तो कॉस्टिंग लॉ मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें चेंज नहीं है, तो अपना कॉस्टिंग लॉ को 4-4 5-5 घंटे देकर अब इसको खत्म कर दो, और ग्रुप 2 जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने दो साथ साथ। लेकिन कॉस्टिंग लॉ अगले 15 दिन के अंदर अंदर 20 से 22 जनवरी के आसपास आपको अपनी खत्म कर देनी है एक बार, फर्स्ट रिवीजन। अच्छा, जैसे थ्योरी पेपर है ना, लॉ हो गया, टैक्स हो गया, इसके लिए ना अब इस समय इस अटेम्प्ट के लिए आप मुझे प्रॉमिस करो, आप क्या करोगे, आप थ्योरी पेपर के लिए शॉर्ट नोट्स बनाओगे। अभी टाइम है आपके पास, अभी तो बन जाएंगे, बाद में नहीं बनेंगे। तो थ्योरी पेपर के लिए आप अपने सेल्फ शॉर्ट नोट्स बनाओगे। डोंट फॉलो एनी शॉर्ट नोट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जो शॉर्ट नोट्स बना के देते हैं वो सही नहीं होते, वो पूरी मेहनत करते हैं, आपसे लाख गुना मेहनत करते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है, शॉर्ट नोट्स हमेशा आपके खुद के होने चाहिए। हालांकि मैं भी ऑडिट में इतने शॉर्ट नोट्स दे देता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये बच्चे को बोलता हूं कि भाई साहब पढ़ते हुए ना कोशिश करो अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि आपकी खुद के हाथ से बनाए हुए शॉर्ट नोट्स ना आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ाते हैं। और शॉर्ट नोट्स हर सब्जेक्ट में बनाओ, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी है। थ्योरी में तो जरूर बनाना चाहिए, इवन प्रैक्टिकल में भी आपको कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट नोट्स जरूर बना के रखने चाहिए। अब अकाउंट है, अकाउंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैं तो इवन बच्चों को बोलता हूं कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, बना के मुझे भेजते रहो, तुम्हारी खुद की भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाओ कि आप खुद ही, कहते हैं ना, उससे बेनिफिट उठा पाओ। समझ में आ रही है बात? बोलो जी, समझ में आ रही है बात? चलो, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब जो हो गया उससे पे बिल्कुल मिट्टी डाल दो, उठो और अपना शुरू कर दो पढ़ाई, ठीक है। चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट। चेहरे पे स्माइल लाओ, ऑल द वेरी बेस्ट। सब अच्छा होगा, अगले अटेम्प्ट में आप डेफिनेटली पास करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।